तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस होकर पूरी मेहनत से लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके अब हाफ ईयरली भी आने वाले हैं बहुत जल्द। और आपका जो है वो बोर्ड एग्जाम तो है ही आने वाले। ठीक है। हालांकि हाफ ईयरली के लिए कितनी कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें उसमें आने चाहिए और किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक प्लानिंग भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो हमारा वही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू किया था ज्योग्राफी का, उसका आगे का पार्ट करने वाले हैं शुरू। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को ये बता के गया था कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लालच के चक्कर में, जैसे मैं यहाँ बताऊं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये भी बता के गया था कि अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह ये सारी चीज होंगी। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसके साथ इसके एंड में लास्ट वाली वीडियो भी आ जाएगी, तो आप वहां लास्ट वाली वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में देखिए, यहां से हमें पढ़ना है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल। ओके। has become essential for sustaining the quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. ओवरऑल द पैसेज इज सेइंग दैट कि आपको अब इक्वली और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर आप इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, कोई एक कंट्री या कोई एक इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम आएगा कि हमारा प्लेनेट जो है वो कहीं ना कहीं किस में चला जाएगा, डेंजर, खतरे में चला जाएगा। इज इट क्लियर नाउ। यही इसी वजह से यहां पर एक शब्द कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चे वीक वंस हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं हार्ड डेफिनेशन याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये वाली डेफिनेशन वो लोग याद करके रख सकते हैं। ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो सबसे सिंपल जो एनसीईआरटी की एक बुक में दी गई है, उस बुक में क्या कहा गया है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स ओके एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और फ्यूचर के लिए उन्हें बचा के रखना क्या कहलाता है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल डेफिनेशन चाहिए जो आपके 10th लेवल की हो, 10th स्टैंडर्ड की हो, तो फिर यहां आ जाओ। कहां आ जाओ, यहां। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. It's called sustainable development. Means basically आप अभी की जरूरतों के हिसाब से क्या करें, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, रिसोर्स बचे रहने चाहिए। ये मत समझ लेना कि आज के आज सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लो बस खत्म, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। अब जब सही कई सारे देशों को ये लगा कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल केवल अपने लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोच रहे, तो वो सभी लोग मिले, और मिले कहां पर, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। क्लियर। ये बात, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. Clear? The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. रियो डी जेनेरियो में इनका मिलने का एक ही मेन मुद्दा था
वो ये था कि अब हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज हम रिसोर्सेज का जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्री के लिए, देश के लिए और फॉर द फ्यूचर जनरेशन ये क्या है, नुकसान। क्लियर। अब जब ये लोग मिले तो इन्होंने एक क्या किया, फॉर्म साइन किया, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर। द रियो कन्वेंशन इंट्रोड्यूस्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब ये एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। पहले बात तो इस वाले पॉइंट से आपको ये इंपोर्टेंट मिलता है, क्या मिलता है कि 100 स्टेट्स के जो हेड थे वो कहीं ना कहीं मिले, कहाँ मिले, रियो डी जनेरियो में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एजेंडा 21 अपनी अपने देशों में अप्लाई करने के लिए क्या किया, अपनी अपनी जगहों पर अप्लाई करने के लिए एक्सेप्ट किया। अब एजेंडा 21 होता क्या है, एजेंडा 21 में ऐसी क्या चीजें थी, ऐसे क्या पॉइंट्स थे, तो फटाफट से एजेंडा 21 देखो। तो एजेंडा 21 क्या कह रहा है आपसे, इट इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। क्लियर, ठीक है। ये जो है एक मतलब समझौता, मतलब क्या कहें कि ये एक साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, कहाँ पर, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में, जो 1992 में हुआ था, ठीक है, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ओके क्लियर, यहाँ तक कुछ नहीं। अब इसके आगे देखो, पॉइंट यहाँ से आता है कि एजेंडा 21 था क्या, ठीक है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility। चाहे एनवायरमेंट हो, देखो, चाहे एनवायरमेंटल डैमेज हो, ठीक है, या फिर पॉवर्टी हो, या फिर डिजीज रिलेटेड कुछ हो, ग्लोबल कोऑपरेशन आपस में मिलकर क्या करेंगे, इसको सुलझाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आपस में मिलजुल कर सब एक दूसरे की मदद करके इसको सुलझाएंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव of the agenda 21 is that every local government should draw its own agenda 21 is on local agenda 21। ऑब्वियसली मतलब पॉइंट ये है सिंपल सा कि इन पॉइंट्स के रिलेटेड एनवायरमेंटल डैमेज, प्रॉपर्टी, डिजीज, अगर ये कंट्री लेवल पर है तो सब आपस में मिलकर, और बाकी सब अपने अपने लोकल गवर्नमेंट में भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब बेसिकली इन तीन चीजों में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब आ जाओ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। आप समझो, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। इट हैज इंपोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग करने की बहुत जरूरी है, पहले से ही रोड मैप तैयार करने की बहुत जरूरी है कि हमें कैसे चीजों को मतलब चेंज करना है, कैसे चीजों को एक्सेप्ट करना है, समझ रहे हैं। खासकर ऐसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहां पर एक जगह पर बहुत सारे रिसोर्स हैं, एक जगह पर दूसरे रिसोर्स नहीं है, समझ रहे हो। अभी वो एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे समझेंगे, ठीक है। देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट डेफिशिएंट इन सम अदर। मैंने बताया ना कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, और कुछ जगह ऐसी हैं कि वहां पर वो वाले रिसोर्स अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इन सारी चीजों के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो यहां पर लिखा है ना साफ साफ, क्या लिखा है कि देयर आर सम रीजंस which we consider self-sufficient in terms of availability of resources, in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resource। means कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर रिसोर्स सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, बट कुछ जगह ऐसी भी हैं भैया, जहां पर, ऐसी भी हैं बच्चे, जहां पर क्या है, जहां पर बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर एग्जांपल देखो, अगर बुक वाला एग्जांपल ही समझना है तो बुक वाले एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि समझो जरा कि जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है,
यहाँ पर मिनरल्स है, कोयला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जबकि अरुणाचल प्रदेश में पानी की अवेलेबिलिटी है, पर कहीं ना कहीं वहां क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। राजस्थान में सोलर एनर्जी का इतना ज्यादा यूज है। अभी मैं कुछ दिन पहले खुद गया था राजस्थान, तो मैंने देखा हर किसी ने अपनी छत पर सोलर प्लेट्स लगवा रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है। पर अगर मैं दूसरी तरफ देखूं उस जगह, तो वहां दूसरी जगह क्या है, वाटर रिसोर्स की कमी है। क्लियर। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। और लद्दाख की बात की जाए, तो लद्दाख में अगर आप देखोगे तो मोनेस्ट्रीज, हेरिटेज साइट, कल्चरल चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पर अगर दूसरी तरफ देखें तो वहाँ वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मिनरल्स नहीं है वहां पर। ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो किसी जगह बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसी जगह वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या फिर कम है। क्लियर। तो This calls for balanced resources planning at the national, state, regional and local level। और इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज के लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। क्लियर। तभी जाकर हम सभी जगहों पर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं, मतलब इक्वली यूज कर पाएंगे। समझ में आया। अगर आप विदाउट प्लानिंग के चलते हो तो कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में, वो चार लेवल, वो तीन लेवल पर चलती है। कितने लेवल पर चलती है, तीन। समझना जरा ध्यान से, कितने लेवल्स पर चलती है, तीन लेवल्स पर चलती है। सबसे पहले देखो क्या, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके, जिसमें पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप सब लोग हाईलाइट करना। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। सबसे पहले तो आपको जाना है और उस एरिया में देखना है क्या, कि बेटा कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, पहली चीज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, मतलब उस एरिया को मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर उसकी कितनी क्वांटिटी है ये भी चेक करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला स्टेप है आपके लिए। ठीक है। सेकंड, evolving a planning structure endowed like with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। दूसरा स्टेप क्या आता है, सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि मैं गया, मैंने देखा कि ये एक जगह है, ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ इतने एरिया में कोल का क्या है, स्टॉक है। ठीक है। अब जब मैंने यहाँ देख लिया यहाँ पर कोयला है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, वो रिसोर्सेज, मशीनरी वगैरह लेके आऊंगा जिससे मैं इसका एक्सट्रैक्शन कर सकूं। दो चीजें हो गई। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तीसरी चीज ये। ठीक है। मतलब जो रिसोर्स हम यूज करने वाले हैं वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ हम उनको क्या कर सके, मैच कर सके। ये हमारा तीसरा काम है। तो तीन स्टेप्स में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आगे देखो, इंडिया हैज मेड concreted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence। आज़ादी के बाद हमने 5 सालों के लिए तैयारी की थी। ठीक है। और उस तैयारी के थ्रू हमने रिसोर्स प्लानिंग मैनेज करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि कैसे रिसोर्सेज को यूज किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए, जिससे हमारे लिए और सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज in the absence of corresponding changes in the absence of corresponding changes uh, corresponding changes आ जाओ आ जाओ आ जाओ
corresponding changes. Technology and institution may hinder development. There are many reasons in our country that are in resources but are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resources but which they are economically developed. अब यहाँ पर एक ही बात बताई गई है, एक पॉइंट रखा गया है, वो पॉइंट क्या रखा गया है तो समझना ध्यान से। वो पॉइंट ये रखा गया है आपके सामने कि कहीं ना कहीं अगर आपके यहाँ रिसोर्स अवेलेबल है और आपने अगर टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके उनका यूज करना सीख लिया तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा इकोनॉमिकली। और अगर नहीं सीख पाए तो भले ही रिसोर्स अवेलेबल बने रहे, आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यही वही बात बताई गई है कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं पर अभी भी वो क्या है, बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीक है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां रिसोर्सेस कम है पर वहां उनका यूज करना, उनको इतने अच्छे से इस्तेमाल करने की वजह से वो क्या हो गए, इकोनॉमिकली डेवलप हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। ये बात तो सच है, आपने 8th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब भी बाहर से लोग आते थे तो उनका ध्यान उन जगहों पर होता था जहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, मिनरल्स अवेलेबल हो। ठीक है, it was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। और ये जो colonization करती है, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो बाकी लोगों पर कब्जा करते हैं, बाकी जगहों पर कब्जा करते हैं, तो ये लोग अपने साथ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। Therefore, resources contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। क्लियर बात है, आपके लिए रिसोर्सेस तभी ज्यादा हेल्पफुल हो सकेंगे जब आप उनका डेवलपमेंट, कहने का मतलब है जब आप उनका यूज करोगे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, तब जाकर वो रिसोर्सेज आपके लिए क्या हो पाएंगे, और ज्यादा बेनिफिशियल हो पाएंगे। ठीक है, India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, India development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, जब कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो वो चीज़ें हमने सीखी, वो चीज़ें हमने देखी। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं हमने ह्यूमन रिसोर्स पर भी काम किया थ्रू द हेल्प ऑफ स्किल्स, नॉलेज, इन सारी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ये बात क्लियर है और इंडिया में ये बात लोग जानते हैं अच्छे से कि कहीं ना कहीं हमने रिसोर्स प्लानिंग की चीज़ें थोड़ा पहले से सीखना शुरू कर दी थी। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाली वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जितना भी पॉइंट्स हाईलाइट किया है उसको, वैसे तो मैंने सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया आज की वीडियो में। आज मेरा मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे हाईलाइटेड पॉइंट्स भी निकालने थे, पर कोई बात नहीं, इसमें आप इन चीज़ों पर पढ़ लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा आप रियो डी जेनेरियो वाला कंसेप्ट पढ़ लेना। ठीक है, जब वो मीटिंग हुई 1992, एजेंडा 21 पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो रिसोर्स प्लानिंग के 3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, वो 3 पॉइंट्स क्लियर, 1 2 3, ये 3 चीजें अभी आप पढ़ के रखना है इसमें से। अभी इसमें और ज्यादा अभी कुछ है नहीं, पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे और इसके आगे जब हम रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे, लैंड, सॉइल, इन सारी चीजों में, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और ये सारी चीजें आएंगी तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी चैप्टर थोड़ा और लंबा है, पर आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।